स्पेस टाइम फैब्रिक सुनकर ऐसा लगता है कि स्पेस में कोई बड़ी चादर बिछी हुई है और उस पर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि यहाँ फैब्रिक का मतलब चादर से नहीं होता। तो आखिर होता क्या है फैब्रिक, जिसके बेस पर आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को फोर्स कहने से मना कर दिया और जिसके बेस पर वो हम जैसे कॉन्सेप्ट टिके हुए हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आखिरकार स्पेस टाइम फैब्रिक होता क्या है और ग्रेविटी इससे किस तरह लिंक है। मैं ना बर्बाद करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट मतलब त्वरित करता है। और न्यूटन के लॉ के हिसाब से जहां भी त्वरण होता है, मतलब एक्सेलरेशन होता है, वहां फोर्स जरूर होती है। ये न्यूटन का खुद का लॉ है। तो उसने सोचा कि अगर कोई चीज एक दूसरे को एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब ये एक दूसरे को फोर्स लगा रही है। तो यहीं से न्यूटन ने कहा कि इस यूनिवर्स की हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ से ग्रेविटी को एज अ फोर्स माने जाने लगा। के बेस पर न्यूटन ने अपना एक फॉर्मूला भी दिया था ग्रेविटी का, आपने पढ़ा होगा जरूर कहीं ना कहीं। तो उसके बाद से सारे लोग ग्रेविटी को फोर्स ही मानने लगे। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब ये ग्रेविटी का फॉर्मूला एक्सट्रीम ग्रेविटी मतलब ब्लैक होल और बड़े बड़े प्लैनेटरी मोशंस को एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में फेल होने लगा। तो लोगों को लगा कि या तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला गलत है या हम कहीं ना कहीं ग्रेविटी को ही गलत तरीके से समझते हैं। फिर इसी के बाद एंट्री होती है आइंस्टाइन की, जिन्होंने अपनी रिलेटिविटी को प्रूव करने के लिए ग्रेविटी की डेफिनेशन ही बदल दी। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी एक स्पेस टाइम फैब्रिक का कर्वेचर है। उस कर्व पाथ को फॉलो करके कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है। बात फिर वही आती है कि आखिर ये फैब्रिक कर्वेचर है क्या चीज है। देखो, कर्वेचर का मतलब ऐसा समझो कि झुकाव, लेकिन ये झुकाव आता किस चीज में वही समझिए। स्पेस टाइम फैब्रिक जो है वो स्पेस की एक 4D ज्योमेट्री है, जिसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो, हमारे यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उस चीज को कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू देखा जाता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने क्लासेज में पढ़ा होगा 9th 10th 11th में। इस यूनिवर्स में किसी भी चीज की पोजीशन डिफाइन करने के लिए इस यूनिवर्स को 3 एक्सिस में डिफाइन कर रखा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसे 3D ज्योमेट्री कहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इन्हीं एक्स वाई जेड की वैल्यूज को हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और हमको ये भी पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वे ऑब्जर्वर के रिलेटिव होते हैं। तो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ही रिलेटिव होता है, ये हमको पता है। और ऐसी बात हमको ये भी पता है कि आइंस्टाइन के हिसाब से यूनिवर्स के पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम भी अलग अलग तरीके से चल सकता है। वो उसकी कुछ कंडीशन होती है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी टाइम इंडिपेंडेंट है कि वो यूनिवर्स के हर पॉइंट पर अलग तरीके से चल सके। इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में टाइम भी रिलेटिव है। और इतना ही नहीं, जैसे हम अपने तीनों एक्सिस में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, वैसे हम टाइम में भी तो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ कंटिन्यूसली मूव कर ही रहे हैं। तो इसका मतलब टाइम भी एक डायमेंशन ही है। और यही कहीं कि अगर हमें किसी भी चीज का एग्जैक्ट पॉइंट बताना है, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, तो हमें उसके साथ टाइम को जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर आपको किसी का एक्सीडेंट हो जाए और आप किसी तीसरे जने को बता रहे हो, तो आप उसके साथ लोकेशन के साथ टाइम भी बताओगे कि हाँ इस जगह हुआ था और इस टाइम पर हुआ था। इसका मतलब यूनिवर्स में हम कंटिन्यूसली 3 डायमेंशन में मूव करते हैं, लेकिन एक चौथी डायमेंशन है उसमें भी तो मूव कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी डायमेंशन हो गई? 4 डायमेंशन हो गई। तो बात अलग है कि टाइम वाली डायमेंशन में भी हमारे पास फ्री विल नहीं है, हम लगातार एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन चल तो रहे हैं ना। बात पर आइंस्टाइन ने कहा कि यूनिवर्स के हर पॉइंट पर हर कोऑर्डिनेट और हर टाइम अपने आप में रिलेटिव है, ऑब्जर्वर के रिलेटिव है। अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो कुछ थोड़ा इमेजिन करो। इमेजिन करो कि जैसे आप बचपन में एक ग्राफ बनाते थे, उस ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होती थी, एक वाई एक्सिस होती थी। उसमें आप क्वेश्चन के हिसाब से अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करते थे और बाद में जितनी भी लोकेशन होती थी उन्हें एक लाइन के थ्रू जोड़ दिया करते थे। इतना चीज सबने करी होगी। इसी चीज को यूनिवर्स के स्केल पर अप्लाई करके देखते हैं। अब इमेजिन करो कि तुम यूनिवर्स में हो और यूनिवर्स में 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3D है फिलहाल। तो उसमें क्या है, तुम जितने भी पॉइंट है उन सब पॉइंट को पॉइंट आउट करो और हर किसी को एक दूसरे से जोड़ दो। तो इस तरह जब तुम करोगे तुम्हें एक 3D स्ट्रक्चर मिलेगा, एक 3D जालनुमा सा मिलेगा। अगर तुम इसी में एक डायरेक्शन टाइम को भी जोड़ दो, डायरेक्शन नहीं डायमेंशन, टाइम को भी जोड़ दो, तो यही 3D तुम्हारा 4D में कन्वर्ट हो जाता है। और पूरी यूनिवर्स में अगर हम इमेजिन करें तो इसी 4D जाल को हम क्या कहते हैं? स्पेस टाइम फैब्रिक। इसका मतलब स्पेस टाइम फैब्रिक कोई रियल चीज नहीं है, ये हमारा इमेजिन करा हुआ ज्योमेट्रिकल जाल है, जो हमारे इस यूनिवर्स में हर चीज की पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमारी मदद करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और अपनी कमेंट में राय दे कि अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो या कुछ और।
आपकी जो भी सुझाव हो वो कमेंट में बता सकते हैं। अब तक हमने बात की कि ये स्पेस टाइम फैब्रिक और कुछ नहीं, हमारी इमेजिनेशन का एक जाल है। और अगर देखा जाए तो स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट है, मैं चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, कहीं ना कहीं इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के किसी ना किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमारे इस कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर ही होगा। तो अब बात करते हैं ग्रेविटी की, इससे ग्रेविटी कैसे पैदा हो रही है। तो उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो हमको बायस कर देता है उसी तरह की चीज़ें समझने की जिस तरह की उसको आदत है। अगर हम कोई भी चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन कहता है कि नहीं यार ऐसा भी होता हो। तो इस टॉपिक को थोड़ा ऐसे ही समझना, क्योंकि टॉपिक थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ठीक, तुमको लगेगा कि ये चीज़ हकीकत में तो कहीं हमें दिखती नहीं, लेकिन यूनिवर्स वैसे नहीं चलता कि जैसे हम उसको देखना चाहते हैं। यूनिवर्स अपने रूल के हिसाब से चलता है। देखो, बिग बैंग के टाइम से ही हमारे यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्योंकि स्पेस में कोई भी काउंटर फोर्स नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो हर ऑब्जेक्ट अनंत काल तक मोशन में ही रहेगा और वो मोशन हमारे इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होगा। मतलब हर ऑब्जेक्ट अपने आप में ही एक मोशन करता है और वो मोशन का पाथ होता है वही कोऑर्डिनेशन सिस्टम। जैसे कि मैंने कहा कि यूनिवर्स में ना तो कोई काउंटर फोर्स है और ना ही कोई अदर फोर्स है, तो इनर्शिया की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन तक नहीं बदल सकता। बिग बैंग के टाइम से वो जिस पाथ को फॉलो करता आ रहा था वो अनंत काल तक उसी पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है जिससे अपनी डायरेक्शन चेंज कर सके। जैसा मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता और वो उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के पाथ को फॉलो करेगा जो वो बिग बैंग के टाइम से करता आ रहा है। मतलब हम किसी भी तरह ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्या अगर हम उस ऑब्जेक्ट के पाथ की ही डायरेक्शन चेंज कर दें, और एग्जैक्ट में यही होता है हमारे यूनिवर्स में। आइंस्टाइन के हिसाब से मास जो होता है वो मास और एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सबको पता है बराबर mc²। तो वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करता है स्पेस टाइम फैब्रिक के साथ। वो इंटरेक्ट क्या करता है वो तो खुद आइंस्टाइन भी नहीं बता पाए, लेकिन इतना जरूर बता गया कि वो कुछ ना कुछ इंटरेक्ट जरूर करता है, जिसकी वजह से सारे कोऑर्डिनेट अपने आसपास के कोऑर्डिनेट पॉइंट को अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा समझो कि मान लो कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ है और इसके साइड में मैंने कोई मासी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो वो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो खींच के इसकी तरफ आ जाएगा और इसे क्या कहता है, कोऑर्डिनेट कर्वेचर। इससे क्या होगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट पहले पीछे से चलता आ रहा है, उसको इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे जाना था, पहले वो इधर से चलता आ रहा था। अगर ये ऑब्जेक्ट ना होता वो ऐसे सीधा पाथ फॉलो करता, लेकिन अब जैसे ये ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि इसका पॉइंट ही यहाँ आ गया, तो ये इस तरह से ऐसे कर्वेचर वाला पाथ फॉलो करेगा। इसका पाथ ही बदल चुका है। इसका मतलब ग्रेविटी किसी फोर्स से नहीं लगती। ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी कुछ नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पहले से मोशन में आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, मास उसका जो पाथ है वही अपनी तरफ खींच रहा है। दोस्तों को यहाँ पर ये डाउट आएगा कि क्या जरूरत पड़ रही थी उस ऑब्जेक्ट को वही कर्व पाथ फॉलो करने की। वो सीधा पाथ भी तो फॉलो कर सकता है, क्योंकि स्पेस में तो हमारे पास फ्री व्हील है, लेकिन उसने ये कर्वेचर वाला पाथ ही फॉलो क्यों किया। देखो, इसका सबसे बड़ा कारण है एक तो इनर्शिया, और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं जो चीज हमें सीधी दिखाई देती हो वही सीधी हो। क्या पता जो चीज हमें कर्व दिखाई दे रही हो उसके लिए वो सीधी हो। मतलब ऐसा समझो कि यूनिवर्स में कोई भी चीज उस रास्ते को फॉलो करती है जहाँ उसकी कम से कम एनर्जी लगे, और हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट के लिए यही कर्व वाला पाथ हो जिसमें उसकी मिनिमम एनर्जी लग रही हो। जैसा कि मैंने बताया कि यूनिवर्स में कोई भी चीज अगर मोशन में, वो मोशन में ही रहेगी, तो इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट मोशन में रहेगा और वो अनंत काल तक इसी कर्वेचर को फॉलो करता रहेगा। जैसे हमारा चांद कर रहा है पृथ्वी के कर्वेचर को, जैसे मेरी पृथ्वी करती है सूर्य के कर्वेचर को, और जैसे हमारा सूर्य कर रहा है इस गैलेक्सी के कर्वेचर को। दैट्स इट। लेकिन कोई मेरे से पूछ ले कि ये कर्वेचर असल में आता ही क्यों है, मास ऐसा क्या इंटरेक्ट कर रहा है फैब्रिक के साथ, तो देखो इसका जवाब तो खुद आइंस्टाइन भी नहीं दे पाए और अब तक किसी को नहीं पता। लेकिन ये कर्वेचर रियली एग्जिस्ट करता है, इसके हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। चीज़ के सबूत ये है कि हम सबको पता है, हम टेलीस्कोप के सहायता से देख सकते हैं कि हमारी जो लाइट है वो भी कर्वेचर पाथ को फॉलो करती है किसी भी मैसी ऑब्जेक्ट के आसपास। और यहाँ तक कि जो हमारे जीपीएस सिस्टम है, अगर वो भी इस कर्वेचर को इग्नोर कर दे तो वो भी हमें गलत आउटपुट ही देगा। हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी स्ट्रेट पाथ और कर्वेचर में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो, तो उनके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हो जाए। मान लो आपको इंडिया से अमेरिका जाना है, तो आप फ्लाइट के थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ से जाओगे, शॉर्टेस्ट पाथ से जाओगे अपने, और आपके लिए वो पाथ स्ट्रेट होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिया और अमेरिका दोनों अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, और अर्थ के सरफेस कैसे है, कर्वेचर है। तो आप कहीं ना कहीं अर्थ के कर्व को ही फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप अपनी नजर में स्ट्रेट पाथ से गए हो।
और वो आपके लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ था, लेकिन वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ था, लेकिन हुआ तो अर्थ का कर्व ही वो। और हाँ, सबसे मेन बात, इस कर्वेचर पाथ को जियोडेसिक पाथ कहते। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो यही था हमारा कर्वेचर और ग्रेविटी के बारे में। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अपने टीचर से लड़ने मत लग जाना अगर वो कहे कि न्यूटन ने कहा था कि फोर्स, क्योंकि देखो हमारे सिलेबस में 12th तक के सिलेबस में तो फोर्स ही कहा जाता है, और ग्रेविटी को एज ए फोर्स लेके हमारे अधिकतर काम हो ही जाते हैं। तो कभी अपने टीचर से लड़ने लग जाओ।